आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2021 दैट विल चेंज इंडिया, बुलेट ट्रेन इंडिया, राम मंदिर। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश में आने वाले टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। और मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2021 के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 2021 के अंदर तो कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन जब भी ये कंप्लीट होंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की नंबर 10 के प्रोजेक्ट के साथ में, जो कि निकल कर आता है हमारे देश में डेवलप होने वाले वाटर एयरपोर्ट्स को लेकर। अब दोस्तों नंबर 10 पर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार हमारे देश में ऐसे वाटरवेज बन जाते हैं तो उसकी मदद से हमारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब रिसेंटली अक्टूबर 2020 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में केवदिया है, इन दोनों की शहरों के बीच में या फिर इन दोनों ही जगहों के बीच में सी प्लेन की सर्विस जो है इसको शुरू किया था, जिसकी मदद से आप लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक काफ़ी ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि इन दोनों ही जगह के बीच का जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास का है। पहले ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगते थे इन दोनों ही जगहों के बीच में ट्रैवल करने में, लेकिन इस सी प्लेन की मदद से सिर्फ 45 मिनट के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर केवदिया तक जाया जा सकता है। और ये जो सर्विस है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, जिसकी वजह से अब हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में ये जो वाटर एयरपोर्ट्स हैं इनको डेवलप करने का मोमेंटम बन गया है। अब दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोगों को काफ़ी सारे जो वाटर एयरपोर्ट्स हैं ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। टोटल 10 वाटर एयरपोर्ट जो है ये हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किए हैं। करेंटली अहमदाबाद में जो सरदार सरोवर डैम है और साथ ही साथ में जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों ही जगह पर ये वाटर एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जा चुका है। आने वाले टाइम में उड़ीसा में चिल्का लेक जो है और साथ ही साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड में लॉन्ग आइलैंड, स्वराज आइलैंड और शहीद आइलैंड, इन तीनों ही जगह पर जो वाटर एयरपोर्ट इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। अंडमान निकोबार में बनने वाले 3 वाटर एयरपोर्ट को 50 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा, और इन सभी एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करने वाली है। दोस्तों नंबर 9 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है वर्ल्ड वन टावर, जिसको कि मुंबई के लोअर बरेली इलाके में लोढ़ा ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे देश का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल स्काईस्केपर है। इसकी कुल ऊंचाई 935 फीट की है और इसमें 2 टावर हैं, यानी कि ट्विन टावर हैं। और इन ट्विन टावर के अगर हम लोग नाम की बात करें तो एक का नाम है वर्ल्ड वन टावर और एक का नाम है वर्ल्ड वन व्यू टावर। इन दोनों ही टावर्स की जो ऊंचाई है ये 935 फीट की है और इन दोनों ही टावर में 76 फ्लोर जो है ये बनाए गए हैं। इनिशियली ये प्लान किया गया था कि टावर्स में 117 यानी कि 117 फ्लोर बनाए जाएंगे और इनकी ऊंचाई 1450 फीट की रखी जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI की तरफ से यहाँ पर जो परमिशन से ये नहीं मिल पाई, जिसके बाद में इसकी हाइट जो है इसको रिड्यूस किया गया और उसके बाद में इसकी हाइट करेंटली 935 फीट की रखी गई है, जो कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। दुनिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दुनिया की जो सबसे ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है वो बनाई गई है न्यूयॉर्क के अंदर। उसका नाम है सेंट्रल पार्क टावर। वो 131 स्टोरी की है और उसकी जो हाइट है वो 1549 फीट की है। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वन टावर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको 17.5 एकड़ के लैंड के ऊपर डेवलप किया गया है और इसको बनाने में 2350 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोस्तों नंबर 8 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है ये आता है 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट, जो कि हमारे 4 धाम जो है यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों को ही कनेक्ट करने वाला है। इसकी कुल लंबाई 889 किलोमीटर की है। प्रोग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर तक यहाँ पर जो रोड की वाइडनिंग का काम है ये पूरी तरह से कर लिया गया था। अब इस साल यहाँ पर नई रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना, टनल्स वगैरह बनाना और बाकी अदर्स जो काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट किए जाने हैं। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि 2021 के एंड तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि करंट सिचुएशन में ऐसा लगता तो नहीं है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि करेंटली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं कोविड की वजह से। अब देखने वाली बात है कि आगे किस तरह से प्रोग्रेस करता है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है ये ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए की है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक अभी आप लोगों को आई बटन के ऊपर हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। तो अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों नंबर 7 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है इसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर टू गंगा घाट काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर।
इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का काम वाराणसी में 2009 में शुरू किया गया था और उम्मीद करी जा रही है कि अगस्त 2021 तक इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 50,261 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर 24 नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ में 63 छोटे टेम्पल्स जो है इनका रिपेयर का काम भी किया जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 70% एरिया जो है इसको वेकेंट रखा जाएगा। बाकी बचे हुए 30% एरिया के अंदर कल्चरल सेंटर, वैदिक सेंटर और जन तप भवन जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। इस पूरे कॉरिडोर के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल से ऊंची कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा 63 अदर टेम्पल्स इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर की जो लागत है ये 375 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों नंबर 6 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है ये अभी आने वाले टाइम में तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है तो हमारी देश की जीडीपी के अंदर और साथ ही साथ में जो लोकल एरिया है वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में ये काफी ज्यादा अच्छी तरह से मदद करने वाला है। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर की जो कुल लंबाई है ये 865 किलोमीटर की है और बताया जा रहा है कि ये हमारा जो कानपुर और प्रयागराज वाला जो एरिया है वहाँ से पूरी तरह से पास होकर निकलने वाला है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को काफ़ी सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन न्यू दिल्ली टू प्रयागराज वाला या फिर न्यू दिल्ली टू हमारा वाराणसी वाला जो कॉरिडोर है इसकी एक अलग ही आप लोगों को अहमियत जो है ये देखने के लिए मिलने वाली है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी और अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी हाईलाइट होते हुए, उसके ऊपर क्लिक कर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है हमारा मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है इनको ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए के टेंडर जो है ये L&T को अलॉट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की कुछ पिक्चर्स अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो 237 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर काम शुरू किया गया है, यानी कि वापी से लेकर वडोदरा के बीच में, और साथ ही साथ में यहाँ पर साबरमती रेलवे स्टेशन का काम जो है और साथ ही साथ में हमारा अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा वाला जो सेक्शन है काफ़ी जगह यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये शुरू हो चुकी हैं। अब बस बात यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। पर्टिकुलरली अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो मैं एवरी मंथ अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर अपडेट जो है ये देते रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप लोग मुंबई से लेकर अहमदाबाद वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में मैं जब भी इसके बारे में अपडेट वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नंबर 4 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है ये आता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है इसको मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। करंटली मुंबई से लेकर नवी मुंबई आने जाने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और अगर ट्रैफिक होती है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। लेकिन एक बार ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ 20 से 25 मिनट का टाइम आप लोगों को लगेगा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। इस ब्रिज की जो कुल लंबाई है ये 22 किलोमीटर की है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर का एरिया जो है या फिर जो लंबाई है ये पूरी तरह से समुद्र के ऊपर बनाया गया है और 5.5 किलोमीटर का जो एरिया है ये ज़मीन के ऊपर बनाया गया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2200 पिलर्स जो हैं इनको लगाया गया है और साथ ही साथ में 10 करोड़ रुपए की एक रिवर सर्कुलेटिंग मशीन आती है, इसका भी इंस्टॉलेशन किया गया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अब यानी कि इस साल के एंड तक उम्मीद करी जा रही है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगा। और इस साल अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ डिले चल रही हैं कोविड की वजह से, तो भी नेक्स्ट ईयर तक आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस ब्रिज के बन जाने के बाद में आप लोगों को कितनी आसानी और कितना फायदा होने वाला है आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों नंबर 3 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट, जिसको कि मुंबई में बनाया जा रहा है एकदम समुद्र के बीच में। ऑलमोस्ट 15 एकड़ के लैंड के ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जो शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करी जाएगी उसकी कुल जो ऊंचाई रहने वाली है ये 696 फीट की रहने वाली है। इसको यहाँ पर जो गिरगांव चौपाटी है उससे जस्ट एकदम एडजेसेंट यानी कि एकदम सामने बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ही एक तरह से आप लोग हिस्सा जो है ये बोल सकते हैं। इसका काम कुछ टाइम पहले तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चल रहा था, ऑलमोस्ट
1900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मॉनसून में यहाँ पर आने जाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने पिटीशन जो है ये दायर किया हाई कोर्ट के अंदर, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने इसका काम जो है ये करंटली बंद कर दिया है। अब हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक वर्कर जो है ये मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था, तो उसकी जो बोट है वो पलट गई थी और फिर समुद्र में उसकी डूब के मौत हो गई। जिसके बाद में लोग जो हैं उनने बोला कि यार अगर ऐसा किसी के साथ में हो सकता है तो ये दूसरे लोगों के साथ में भी हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। तो करंटली यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही है कि एक अंडर सी टनल जो है कुछ उस तरह का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर आ जा सकें। ऐसी प्लानिंग करी जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है तो उम्मीद करी जा रही है कि रोज़ाना 10 से 20 हज़ार लोग जो हैं ये यहाँ पर जाने वाले हैं। देखते हैं आगे जाकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर जो भी अपडेट्स आती हैं आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। सो नंबर 7 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है ये आता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा 3 किलोमीटर का राजपथ रहता है वहाँ पर भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। पार्लियामेंट के एडिशन में आप लोगों को नया पार्लियामेंट हाउस जो है ये देखने के लिए मिलेगा और इस 3 किलोमीटर के एरिया में आप लोगों को काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेंगी सेंट्रल मंत्रीज़ के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप लोगों को जो ये हमारा एंटायर पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वाइस प्रेसिडेंट होम, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्चीव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, नरीमन हाउस, साथ ही साथ में यहाँ पर जो जवाहर भवन है, इन सभी को पूरी तरह से रेनोवेट किया जाने वाला है। एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट में 13,450 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD जो है ये डेवलप करने वाला है। उम्मीद यही करी जा रही है कि हमारे देश का 75th इंडिपेंडेंस डे जो रहेगा वो हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर बनाया जाएगा। तो नंबर 1 पर यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रहने वाला है, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा टेम्पल बनने वाला है। इसकी हाइट जो है ये 161 फीट की रहने वाली है और साथ ही साथ में इसको 28,000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर पूरी तरह से डेवलप किया जाने वाला है। इस पर्टिकुलर टेम्पल की एज को बढ़ाने के लिए यानी कि ऑलमोस्ट 1000 साल तक इसको स्टैंड करने के लिए इसके अंदर आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आयरन के अंदर रस्ट लग जाती है। इसके अंदर व्हाइट वुड और साथ ही साथ में हमारा जो स्टील वगैरह रहता है इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इसके लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डोनेशन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो हज़ारों करोड़ रुपए जो है ये ऑलरेडी डोनेट किए जा चुके हैं राम मंदिर के लिए। अब इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो L&T जो है इसको यहाँ पर जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ये दे दिया गया है राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने का और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले 3 से 3.5 साल के अंदर ये पर्टिकुलर मंदिर जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या के अंदर हमारा ये जो राम मंदिर है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि राम मंदिर जी के बनने के साथ में आप लोगों को आने वाले टाइम में अयोध्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता हुआ दिखने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो हमने जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें से ज्यादातर हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मिले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। मुझे तो ये बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पता था। सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये कि बाकी जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिटेल में बताए हैं वो डिटेल मैं कहूंगी कि काफी नई थी उनमें से चीजों को लेकर। और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लिए उनमें से एक जो वाराणसी में बन रहा है वो था, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो दिल्ली और वाराणसी जो है जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए न्यू थे कि ये भी स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो जो पानी वाला जहाज होता है
उसकी भी बात करें तो वो भी एक तरह का न्यू था, क्योंकि वो हमने सिर्फ एक जगह पे ही देखा हुआ है, जो साबरमती रिवर में हाँ। फ्लाइंग बीस्ट का जो है हमने ब्लॉग देखा था उसमें। Exactly. लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे वो पूरे इंडिया में जो है ये चीज स्टार्ट की जाएगी, ये हमें नहीं था मालूम। नहीं, वही तो कह रही हूँ कि जो डिफरेंट डिटेल दी गई है ना हाँ। प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनके बारे में इतना आइडिया नहीं था कि कितना ज्यादा इस पर खर्चा आएगा, और भी छोटी छोटी उन्होंने चीजें बताई हैं, या कोई अगर प्रोजेक्ट रुका है तो उसकी रीजन क्या है, वो सारी डिटेल्स बताई हैं। लेकिन ये कि जैसे कि अगर हम बात करें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की, उनके बारे में हम लोग ये जानते थे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है वो 2021 में या फिर आने वाले टाइम में थोड़ा कंप्लीट होने वाले हैं। बट ये कि पेंडेमिक में अगर देखा जाए तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स उनसे हैं वो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हुए। लेकिन अगर बात करें अगर डिले भी हुए तो ये कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम जो है जो नवी मुंबई और पुरानी मुंबई के बीच जो सी लिंक बनना है, अगर उस प्रोजेक्ट की बात करें तो 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसपे जो है जो कि समंदर पे ही तकरीबन बनना है। तो प्रोजेक्ट कोई छोटा बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो अगर टाइम थोड़ा लग भी जाता है तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह रुकावटें आती हैं, चीजों को जो है गोलमोल किया जाता है, तो नो डाउट टाइम लग जाता है चीजों में। हाँ वो तो है, लेकिन ये कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, मैं कहूंगी कि इनसे जो टूरिज्म है उसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े हैं कि 12-12 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स उनसे है वो मतलब क्या से बोलते हैं बन रहे हैं, बहुत मैं कहूँगी बड़ी अमाउंट है। मैं अगर इंडिया में प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट की बात करूँ ना, तो सुन के मैं हैरान हो जाता, भाई इतने 1000 करोड़, 375 करोड़, 1000 करोड़, 15,000 करोड़। तो वो जो है ना बंदा एक बार सुन के जरा एकदम, क्योंकि भाई मुल्क भी तो बहुत बड़ा है ना, तो उस हिसाब से चीजें भी फिर उसी तरह बनती हैं। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन चलाना कौन सा आसान काम है भाई, अच्छी खासी कॉस्ट आती है बुलेट ट्रेन को चलाने में, फिर उसके बाद उसे मेंटेनेंस हर चीज जो उसकी देखनी पड़ती है। अच्छा, मुझे एक ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मॉन्यूमेंट हम कहेंगे, वो जो समंदर के अंदर बन रहा है, मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मतलब वो बनाया जा रहा है, जो हम लोग उसका एक 3D एक पिक्चर या वीडियो हम देख रहे हैं, हम कहेंगे कि वो इतनी मतलब आपको अच्छी लग रही है ना कि समंदर के बीच में और इस तरीके से घोड़ा और उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत एक स्टैच्यू लगता है। और साथ में जो मैं कहूंगी कि आर्किटेक्चर हम जितना भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है और कुछ ना कुछ डिफरेंट हमें देखने को। और जब ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज हुआ था तो हमने इसके ऊपर तब एक वीडियो भी देखी थी, तो अंदर जिस तरह एक सुविधाएं हैं लोगों के लिए, एक यानी कि प्रॉपर A to Z हर चीज वहां लोगों के लिए जो है बनाई जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट की चीज है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, वो देखने के साथ साथ एंटरटेन होने भी ऐसी जगह जाते हैं। लेकिन जैसे भी वीडियो में बताया गया कि कुछ जो है घटनाओं की वजह से जो है वो जगह जो है यानी कि प्रोजेक्ट को जो डिले कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाद में उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक अंडर वाटर टनल जो है बनाई जाए, ताकि लोग यहाँ पर जो है आसानी से जो है एक्सेस हो। ये नहीं कि खाली शिप से ही जाएं या क्रूज जो है वो जाएं तो फिर लोग जा सकेंगे। और बीच में आई थिंक एक हेलीपैड भी हम लोगों को नजर आया था। और मौसम में एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चाहे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हैं या हम अगर टेम्पल्स देखते हैं जो नए मतलब जदीद तरीके के बनाए जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन हम देखते हैं, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि लोगों के लिए बड़े ऑप्शन होते हैं उनमें, वो वहां पर स्टे भी कर सकते हैं, मतलब आपको होटल्स भी अंदर मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी मिल रहे हैं, आपको एक अच्छी मैं कहूंगी कि एक्टिविटीज आपकी करवाई जाती हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण होती है कोई भी प्रोजेक्ट कि आप कितना लोगों को इंगेज कर सकते हैं, कहाँ से लोग जो है टूरिज्म के लिहाज से हमें फायदा हो सकता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वो भी जो है हमने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें तो लोगों को एक्सेस दी गई है ना, उसमें तो लोगों को भी एक्सेस दी गई है, नो डाउट। जो है अभी वीडियो उसके बाद देखने में कि लोगों को काफी दिक्कत का सामना है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी इसमें लगी कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे एक जगह बैठेंगे, उनके जो ऑफिसेज हैं वो पास पास होंगे। आपको ये नहीं है कि एक अगर लक्ष्मी चौक है तो दूसरा जो है किसी और चौक में उन्होंने बना दिया। मैं लाहौर को सोच के कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है वो नहीं मुझे पता चला। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम लाहौर की बात करते हैं, अगर एक लोगों को ये दिक्कत कह रहे हो कि जैसे हम गवर्नमेंट का काम करवाने जाते हैं तो वो डिफरेंट जगहों पर होते हैं,
वही ना जैसे मैं बात कर रहा, हाँ समझ लगी आपको। तो ये चीज है कि वहाँ पे सारे लोग यानी कि जितने भी मंत्रालय हैं एक जगह पर होगा, तो आपको ये नहीं होगा कि भाई पहले आपने इस जगह जाना है तो वहां से फिर आप टैक्सी करा के या कोई और चीज लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको एक बिल्डिंग में नहीं, यानी कि एक जो इलाका है 3 किलोमीटर का, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा मतलब आपको। कि वो जो एरिया रिजर्व कर दिया गया, आपको आपका काम वहां से ही हो जाएगा। और मेरा ख्याल में हमारे बहुत सारे काम सिर्फ इसी वजह से डिले हो जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो बड़ा स्लो होता है। यार इसका एक और बहुत ज्यादा फायदा होगा कि खाली एक आम बंदे के लिए नहीं, बल्कि जो डिफरेंट मंत्रालय हैं कि उनके बीच में भी कनेक्टिविटी एक तरह की बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन में ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बजाय इसके कि एक फाइल आपने दूसरी जगह भेजनी है 2-3 दिन 4 दिन लगे, तो वही आपके एक दिन में ही पहुंच सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे राम मंदिर का। उसके बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानकुन बात लगी थी वो ये कि उसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो 1000 साल तक बिल्कुल रहे, यानी कि मेंटेन रहे, यानी कि उसके अंदर जो है चीजें मटेरियल इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे राम मंदिर की बात करें तो इसमें जो है डोनेशंस की हमें पता चला था जब हमने ये वीडियो देखी थी इसके बारे में पहले ही, तो काफी ज्यादा इंडियन लोगों ने और उसके अलावा जो बाहर फॉरेनर्स रहते हैं जो NRI जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी काफी ज्यादा डोनेशन किया। और जो वहां पे लोग थे उनकी यानी कि जो जहां तक मैंने सुना है बाद में कि जो एक बजट था जिसमें बनाया जाएगा उससे ज्यादा जो है अमाउंट कलेक्ट हो चुकी है। वाओ, ये वैसे मुझे नहीं पता ये था। मैंने पढ़ा था। मैंने ये चीज मैंने जरूर देखी भी थी वीडियोस के थ्रू और सुनी भी थी कि बहुत सारे लोगों ने ना जो लोकल्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन किया है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें से जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में जल्दी कंप्लीट होते हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। काफी मुश्किल सवाल है। नहीं फिर भी पता तो मतलब कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा ना कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।